नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपके सिलेबस में दिया गया उसका एक इंडिविजुअल टॉपिक जो कि है आपका टीचिंग मेथड। ठीक है, तो काफ़ी लोग कह रहे थे और मैंने आपसे पूछा भी था कि इंडिविजुअल टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उस पर वीडियो बनाई जाए या नहीं, तो काफ़ी लोगों ने कहा था। तो इस वजह से अभी हम कुछ दिनों तक वैसे आपके पास अभी भी 7-8 दिन या 9 दिन कह लीजिए, 9 दिन का टाइम बचा हुआ है आपके पास। 8 को तो आपका एग्ज़ाम है। तो इन दिनों में आपको काफ़ी सारे जो रिवीजन है वो करना चाहिए और रिवीजन के तौर पर ही इन वीडियोस को मान के चले अब। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आज हम देखने वाले टीचिंग मेथड, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक आपका रिवीजन हो जाए जल्दी से, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड हैं उसके इन्वेंटर्स और उससे जुड़े हुए 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़, इससे पहले 4 मैराथन क्लासेस आ चुकी हैं, तो जिनको पता है और जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं पता है उनके लिए 4 मैराथन क्लास आपके आ चुकी हैं। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना के है, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ वीडियोज़ भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो मैंने आपसे मेगा मैराथन की बात की थी, वो आपका 4 या 5 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2-3 दिन पहले ही अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आपके पास समय रहे, क्योंकि थोड़ा लंबा क्लास होगा तो आप उसको देख पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी एक बार मैं बता देता हूँ। जो मैराथन क्लास आएगा मेगा मैराथन, उसमें आपका एक तो प्रीवियस ईयर के 2 या 3 साल के जो भी अवेलेबल क्वेश्चन पेपर होंगे वो क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दूंगा, ताकि आपको स्टार्टिंग में आइडिया लग जाए कि एक्चुअली में पेपर कैसा था। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो उसको देखकर आपको आइडिया या फिर कह लीजिए उसका एक रिवीजन ही हो जाएगा आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है। प्लस जो आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इंडिविजुअल, उसके क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए जाएंगे उसमें। और जो अभी तक हमने पढ़ाई की है या फिर हमने क्वेश्चंस देखे हैं उन सभी का जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो थोड़ा लंबा क्लास रहने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, वो जल्दी आपका आ जाएगा। तो फिलहाल आज का वीडियो देखिए और इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं उसको याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं टीचिंग मेथड्स। तो देखिए यहाँ पर ये है कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग, और क्वेश्चन जनरली इसी तरह के जो मेथड हैं उससे बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो यही हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। आखिर में कुछ और ट्रेडिशनल मेथड जो थे आपके टीचिंग के वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले प्लेवे विधि, यानी कि खेल विधि जिसे कहते हैं, प्लेवे मेथड, ये किसने दिया था? डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक फ्रोवेल। और अगर पूछा जाए कि इसका नाम या फिर इसे आगे किसने बढ़ाया, यानी कि इस पर जो आगे चीज़ें बताई गई है, मेंशन किया गया, वो किया गया हेनरी कॉल्डवेल कुक द्वारा। तो ये डिफरेंस समझ लेना, यही इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। प्लेवे मेथड की बात करें तो इसको डिस्कवर किया गया था या इन्वेंट किया गया था या फिर इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक फ्रोवेल। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें आ जाएं तो आपको जाना है फ्रोवेल के साथ, और अगर फ्रोवेल नहीं है और सिर्फ हेनरी कार्डवेल कुक है तो इसके साथ आपको जाना है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्लेवे मेथड, ये जो नाम है ये दिया था आपका हेनरी कॉल्डवेल कुक ने, और बाद में इस पर काम भी किया था इन्होंने, इस पर चर्चा भी की थी। तो ये चीज़ है, इस वजह से ये दो डिफरेंस है। इन्वेंटेड बाय या फिर इन्वेंटर हैं फ्रेडरिक फ्रोवेल, आगे इसको बढ़ाया, इसका नामकरण किया, वो किया था हेनरी कॉल्डवेल कुक ने। ठीक, तो प्लेवे मेथड आप समझते ही हैं। इसमें यही है कि बच्चा जो है वो खेल खेल में जिसमें उसका इंटरेस्ट है उससे सीख ले चीज़ों को। ठीक है, तो प्लेवे मेथड यही होता है। इसके बाद है आपका किंडर गार्डन मेथड, और प्लेवे मेथड का ही हिस्सा है किंडर गार्डन मेथड। ठीक है, तो अगर किंडर गार्डन मेथड की बात करें तो किंडर गार्डन सबसे पहले कहाँ खोला गया? जर्मनी में खोला गया, और इसको भी फ्रेडरिक फ्रोवेल ने ही दिया था। और किंडरगार्टन का मतलब होता है बालवाड़ी कहते हैं हिंदी में, या फिर आंगनवाड़ी। और जो आपके एलकेजी यूकेजी होते हैं वो इसी का पार्ट है। ठीक है, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन। ठीक है, तो ये दिया था आपका फ्रेडरिक फ्रोवेल ने। इसके बाद एक है आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इससे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड यानी कि आगमन और निगमन विधि, या फिर इसे कहते हैं आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि। ये किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है, बाद में इसका जो नाम है, अगर बात करें इंडक्टिव और डिडक्टिव, ये किसने कहा? तो ये दिया था आपका फ्रांसिस बेकन ने। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। और इसके अलावा इसका मतलब क्या है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव का? तो आपने अगर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा।
इंडक्टिव का बेसिकली मतलब है एग्जाम्पल से आप रूल की तरफ जाते हैं, यानी कि जो उदाहरण है उससे आप रूल डिस्कस करते हैं, उससे नियम बताते हैं। यानी कि पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद उसका क्या रूल है वो आप समझाते हैं। ये चीज़ है आपका इंडक्टिव। ये बेसिक डिफरेंस है आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात कर लेते हैं। डिडक्टिव की बात करें तो इसमें पहले नियम बताया जाता है, पहले रूल बताया जाता है, फिर उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल बताते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस है, इसको याद रखना। और आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा, एग्जाम में अगर कभी पूछा जाए क्या है और ऑप्शन में कुछ दे दिया जाए तो ये चीज़ है। इसके बाद है आपका डाल्टन मेथड। डाल्टन विधि ये किसने दिया था? हेलेन पार्कहर्स्ट। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर आपको सिर्फ नाम याद है तो आपका काम चल जाएगा और पूरे नंबर आपको उसके उसमें आ जाएंगे। तो कई बार इस तरह से भी आपका बन सकता है। डाल्टन मेथड की बात करें तो ये बेसिकली एक जगह का नाम है, डाल्टन, ठीक है, प्लेस नेम है ये, और इसे दिया था हेलेन पार्कहर्स्ट ने। बस इतना याद रखना। इसके बाद अगला जो है वो है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ठीक है, बुद्धिशीलता विधि। ये किसने दिया था? ये दिया था एलेक्स फैक्ने ऑसबर्न ने, ठीक है। ऑसबर्न से याद रखना, एलेक्स फैक्ने ऑसबर्न ने ये दिया था। तो क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, यानी कि बेसिकली इसमें ग्रुप में थिंकिंग करने के लिए कहा जाता है स्टूडेंट से। तो ग्रुप थिंकिंग से रिलेटेड है ये, और वहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो निकाला जाता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बुद्धिशीलता में जो आपका समूह है उसमें एक कह सकते हैं सोचने पर काम किया जाता है पूरे ग्रुप में। तो एलेक्स फैक्ने ऑसबर्न। इसके बाद प्रोजेक्ट मेथड आता है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि ये किससे इंस्पायर्ड है तो ये आपका प्रैग्मेटिज्म से इंस्पायर्ड है, यानी कि प्रयोजनवाद से इंस्पायर्ड है प्रोजेक्ट मेथड। किसने दिया था? तो ये दिया था आपका W.H. किलपैट्रिक ने। ये नाम याद रखना, W.H. किलपैट्रिक ने दिया था। और किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड जो है इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से टाइप्स हैं इसको भी मैं बता देता हूँ। एक तो है आपका रचनात्मक प्रोजेक्ट, क्रिएटिविटी जो है उससे रिलेटेड है ये, यानी कि क्रिएटिविटी को डेवलप करना, इस में आता है आपका रचनात्मक प्रोजेक्ट। और इसके अलावा आपका एक है आपका समस्यात्मक प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें आप बौद्धिक समस्याएं यानी कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करते हैं, करवाते हैं। इसके अलावा एक रसास्वादन है, जिसे आप कह सकते हैं जिसमें बच्चों को रुचि मिले या इंटरेस्ट आए, उस तरह का प्रोजेक्ट। और इसके अलावा एक अभ्यास प्रोजेक्ट होता है। ये 4 टाइप्स हैं आपके, किलपैट्रिक ने इसको क्लासीफाई किया है, ठीक। इसके बाद ह्यूरिस्टिक मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अन्वेषण विधि जिसे कहते हैं, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। अच्छा, ये जो देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इन चीज़ों को, इनको आप डिटेल में पढ़ लेना। अगर नोट्स बनाए हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने बनाए होंगे मेथड से रिलेटेड। ये बस आपका रिवीजन के तौर पर आप मान लीजिए, और ख़ास तौर से ये नाम याद रखना किसने दिया है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण विधि, जिसे खोज विधि भी कह देते हैं, तो ये दिया था आपका H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इसके बाद माइक्रो टीचिंग, ठीक है, माइक्रो टीचिंग की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। माइक्रो टीचिंग में दिया किसने था? ये ड्वाइट एलन ने, ठीक है, ये नाम याद रखना। इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसे कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि। और प्रश्नोत्तर विधि दिया गया था आपका सुकरात द्वारा, ठीक। इसके बाद 10वां जो विधि है आपका वो है आपका सोशियोमेट्री मेथड, ठीक। इससे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, जिसे कहते हैं आपका समाजमितीय विधि। और ये दिया किसने था? तो ये नाम याद रखना, जैकब एल मोरेनो, ठीक है, जैकब एल मोरोने या फिर मोरोने से याद रख लेना। ये दिया था जैकब एल मोरोने ने। इसमें होता क्या है? तो बेसिकली किसी भी ग्रुप में या फिर अगर सोशली अगर बात करें तो जो इंडिविजुअल पर्सन है या व्यक्ति विशेष है उसका सोशल रिलेशन कैसा है उसका अध्ययन करना, ये चीज़ आता है आपका सोशियोमेट्री मेथड में, ठीक है, समाजमिति विधि में। तो बेसिकली इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जो कोई व्यक्ति विशेष है या फिर कोई पर्सन है उसका रिलेशन सोशली या किसी ग्रुप में कैसा है, इसका अध्ययन, ये है आपका सोशियोमेट्री मेथड। ये मेथड आता है आपका सोशियोमेट्री में। इसके बाद है आपका 11th मॉन्टेसरी मेथड, ठीक है, इसके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा। तो ये दिया था आपका डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने, इससे क्वेश्चन भी आए हैं। तो मॉन्टेसरी मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है, सेंसेस से सीखने पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सेंसेस को बढ़ावा देता है, जैसे किसी खिलौने का या फिर इंस्ट्रूमेंटल चीज़ का यूज़ करके सीखना, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका मॉन्टेसरी मेथड। इसके बाद है आपका प्रोग्राम्ड लर्निंग,
ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड, और एक है आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो पहले जो दिया गया था वो था आपका लर्निंग मेथड, अभिक्रमित अध्ययन विधि, जो कि BF स्किनर ने दिया था। ठीक है, इसको याद रखना, डिफरेंस याद रखना दोनों में। और इंस्ट्रक्शन की बात करें तो नॉर्मन ए कॉर्डर ने दिया था। ठीक, तो प्रोग्राम लर्निंग की बात करें तो इसमें यही है कि खुद को इन्वॉल्व होकर अगर आप कोई चीज़ सॉल्व करते हैं और कुछ अच्छा कर लेते हैं किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, तो उससे आपको एक री इन्फोर्समेंट मिलता है और अच्छा करने का, और एक स्टेप वाइज आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड यही है, BF स्किनर ने ये दिया था। इसको डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये चीज़ है। इसके बाद अगला है आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें अगर बात करें तो ये सेम है, बस इसमें कुछ स्टेप्स को ऐड कर दिया गया था नॉर्मन ए कॉर्डर द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दिया था नॉर्मन ए कॉर्डर। इसके बाद है आपका विनेटिका मेथड, विनेटिका जिसे कहते हैं विनेटिका विधि। ये किसने दिया था? कार्लटन वॉशबर्न ने। ठीक है, इसके बाद है आपका हर्बाशियन मेथड, हर्बर्ट विधि कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर्बर्ट विधि की बात करें तो ये किसने दिया था? सिंपल नाम है, इससे आप समझ जाएंगे, हर्बर्ट ने ही दिया था। और अगर मान लीजिए कई बार इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है कि 5 स्टेप ऑफ लेसन प्लान, ये किसने दिया था, ये किसका है? ठीक है, या फिर कौन कौन से लेसन प्लान आते हैं 5 स्टेप ऑफ लेसन प्लान में? हर्बर्ट के। तो ये हर्बर्ट, अगर 5 स्टेप लेसन प्लान करके पूछा जाए तो हर्बर्ट का ही आंसर होगा। और हर्बर्टियन मेथड की बात करें तो, हर्बर्ट विधि की बात करें तो ये तो है ही। ठीक है, सेम ही है, मतलब दोनों चीज़ कहने का मतलब ये है। और 5 स्टेप प्लान की बात करें तो, लेसन प्लान की बात करें तो क्या क्या आता है इसमें, तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ा है, आपने देखा होगा। इसमें पहला है आपका प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। यानी कि पहले प्रिपेयर करें, फिर उसको प्रेजेंट करें, फिर एसोसिएट करें। ठीक है, एसोसिएट करना, फिर उसके बाद उसे जर्नलाइज करना, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन क्या है ये चीज़ बताना। तो ये है आपका 5 स्टेप ऑफ लेसन प्लान। इसके बाद ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, ब्रेल विधि आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये दिया था आपका लुइस ब्रेल द्वारा। इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद है आपका बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन की बात करें, बुनियादी शिक्षा की बात करें तो MK गांधी, यानी कि गांधी जी ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया था कह लीजिए। ठीक है, या फिर इसको कह लीजिए बताया था, इसके बारे में इसको मेंशन किया था, डिस्कवर किया था, जो भी कह लीजिए। तो बेसिक एजुकेशन की बात करें तो MK गांधी से रिलेटेड है, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसके बाद आपका 18th है इमिटेशन मेथड, यानी कि अनुकरण विधि। ठीक, ये दिया था आपका एल्बर्ट बेंडूरा। इससे क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। बेंडूरा की बात करें तो इससे अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमिटेशन मेथड, अनुकरण विधि की बात करें तो नाम से आप समझ गए होंगे, अनुकरण करके सीखना। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा इसमें जो आपकी कॉग्निटिव स्किल है उसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा साइंटिफिक मेथड की बात करें तो वैज्ञानिक विधि, ये दिया था आपका फ्रांसिस बेकन ने। ठीक, इसके अलावा अगला है आपका रोल प्ले मेथड, नाटक विधि, जैकब एल मोरोन ने। ठीक है, तो ये आपके 20 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनके किसने डिस्कवर किया, ये चीज़ आपको पता चल गया है। बेसिक डिफरेंसेस क्या है किन चीज़ में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद कुछ ट्रेडिशनल आपके मेथड हैं, उस पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में, तो इसको सुन लीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर MCQs जो हैं वो अभी मैंने इस वीडियो के लिए नहीं लिया है। ठीक है, तो इसके जो MCQs हैं, यानी कि जो आपके टीचिंग मेथड से क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें बन सकता है क्वेश्चन के तौर पर, वो मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा जो आपकी मैराथन क्लास है उसमें। ठीक, तो इस चीज़ का टेंशन मत लेना, क्वेश्चन का टाइप किस तरह का रहेगा वो आपको मैराथन क्लास में देखने को मिल जाएगा, और वहीं पर हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो फिलहाल ये जो वीडियो था बेसिकली आपका एक रिवीजन कह लीजिए। ठीक है, जो मेथड्स आपने पढ़े होंगे उसका एक तरह से रिवाइज हो गया आपका आज। ठीक है, इसके अलावा 2-3 और ऐसे मेथड्स हैं जो कि ट्रेडिशनली काफ़ी यूज़ हुए हैं। ठीक है, यानी कि काफ़ी ओल्ड कह सकते हैं ऐसे, जैसे कि स्टोरी टेलिंग की बात करें तो ये आपने पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं कथात्मक विधि। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कथात्मक विधि या फिर स्टोरी टेलिंग की बात करें तो इसके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, जिसमें पहला है आपका रियल स्टोरी, इसके अलावा वर्चुअल स्टोरी, और इसके अलावा है आपका पौराणिक कथाएं।
इसमें डिफरेंस क्या है? रियल स्टोरी आप समझ गए होंगे। रियल स्टोरी यानी कि रियल इवेंट पर बेस्ड, या फिर कह लीजिए जो आपके फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनकी बायोग्राफीज अगर किसी को बताया जाता है स्टोरी फॉर्म में, तो ये होगा आपका रियल स्टोरी में। ठीक है, यानी कि जो सच्ची घटनाओं पर बेस्ड हो, ऐसे स्टोरी को कहते हैं रियल स्टोरी। वर्चुअल यानी कि जो इमेजिनेशन बेस्ड हो, यानी कि जिसमें सच्चाई ज़्यादा ना हो। ठीक है, और इमेजिनेशन पर हो। फॉर एग्जांपल आप काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ आपने देखी होगी जो टोटली आपके इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है। ठीक, तो ये होता है आपका वर्चुअल स्टोरी। पौराणिक कथाओं की बात करें तो इसमें आपका हो गया महाभारत, रामायण, इस तरह की जो स्टोरीज सुनाई जाती हैं, जो कि आपने ज़रूर बचपन में सुना होगा। ठीक है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर बात करें इसका जो बेनिफिट है स्टोरी टेलिंग का, वो किस किस रूप में चाइल्ड को मिलता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर स्टोरी टेलर काफ़ी अच्छा है, या जो टीचर है अगर स्टोरी बता रहा है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहा है, तो इसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाता है बच्चे का। तो एक है आपका कंसंट्रेशन डेवलपमेंट होता है इससे। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग में जो बच्चा है वो इमेजिनेशन बनाता है अपने। ठीक है, जो भी स्टोरी है उससे रिलेटेड इमेजिनेशन बनाता है, या फिर अपने माइंड में कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड बनाने लगता है। तो इससे इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है बच्चे का। इसके अलावा वोकेबलरी यानी कि जो शब्दकोश है वो भी स्टोरी के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट डेवलपमेंट होता है स्टोरी के माध्यम से, अगर स्टोरी बताने का तरीका बेहतर है। और इसके अलावा एक आखिर है मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, तो मॉरल वैल्यूज़ भी बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग में कौन कौन से प्रिकॉशंस होने चाहिए एज अ टीचर, एज अ स्टोरी टेलर। तो पहला तो यह है कि जो आपका स्टोरी बता रहे हैं वो उस लेवल का होना चाहिए जो बच्चा उस चीज़ को समझ सके। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके मेंटल लेवल और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टोरी बताएंगे। इसके अलावा आप डायरेक्ट बुक से पढ़कर कहानी नहीं सुना सकते हैं, वो स्टोरी टेलिंग बेहतर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो स्टोरी टेलिंग है वो आपका सिंपल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। और अगर स्टोरी जो है वो ट्रू स्टोरी बेस्ड हो तो और भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो बीच बीच में क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं एज अ टीचर जब आप स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो। इसके अलावा आखिर में जब स्टोरी ख़त्म हो जाए तो स्टोरी के पॉइंट्स को या फिर स्टोरी को पॉइंट्स में समराइज़ कर सकते हैं। तो ये है कुछ बेनिफिट्स और कुछ प्रिकॉशंस स्टोरी टेलिंग के। इसके अलावा एक होता है आपका टेक्स्ट बुक मेथड। ठीक है, टेक्स्ट बुक मेथड की बात करें तो इसमें जो आपके टेक्स्ट बुक होते हैं उसका यूज़ करके एजुकेशन को एक प्रॉपर फॉर्म में पढ़ाया जाता है कह लीजिए, या फिर एजुकेशन को बेहतर तरीके से पहुंचाया जाता है टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करके। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट बुक बेस्ड मेथड। अच्छा, टेक्स्ट बुक में अगर कभी पूछ लिया जाए कि इसके कुछ कह लीजिए दोष क्या हैं, यानी कि ये क्यों उतना बेनिफिट नहीं करता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में कुछ ऑप्शन दे दिए जाए तो एक तो यह है कि टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि रटने की आदत ज़्यादा पड़ जाती है या फिर याद करना सिर्फ रह जाता है। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट बुक को रट लिया और फिर एग्ज़ाम देकर आ गए, ये चीज़ काफ़ी डेवलप हो जाता है बच्चे में। और आपने देखा भी होगा कई बार कि परीक्षा के कुछ दिन पहले अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है या कोई समझ नहीं है टॉपिक का, तो उसको रट कर कई बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये चीज़ है कि ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, भले एग्ज़ाम क्लियर हो गया लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि उस चीज़ को जो स्टूडेंट है वो समझ नहीं पाया, बस रट कर कह लीजिए जो आपका सब्जेक्ट है उसको रट कर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना, वैसे ही आपको बताइए। इसके बाद एक है आपका लेक्चर मेथड। अच्छा देखिए, लेक्चर मेथड की बात करें तो इसमें इसको दूसरा नाम दिया गया है चॉक एंड टॉक मेथड। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो ये होता है आपका टीचर सेंटर्ड। मेनली टीचर सेंटर्ड होता है, यानी कि सारा काम इसमें टीचर का ही होता है। ठीक है, डायरेक्टली जो इसमें लेक्चर होता है वो टीचर द्वारा ही दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि स्टूडेंट या फिर चाइल्ड द्वारा इसमें जो प्रतिभाग है वो कितना नहीं रहता है। ठीक है, एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं बीच में तो हो सकता है उनका जो प्रतिभाग है थोड़ा बहुत मान सकते हैं हम। अगर बात करें लेक्चर मेथड तो कैसा होना चाहिए अगर कहीं पूछा जाए, तो एक तो यह है कि लेक्चर हमेशा सिस्टमेटिक होना चाहिए, एक सीक्वेंस से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, कह सकते हैं इजी लेवल से स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा लेक्चर हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए और इंटरेस्टिंग। ये 3 पॉइंट्स हैं लेक्चर मेथड के कि कैसा हो। लाफ की बात करें तो इसका लाफ क्या है, तो देखिए लेक्चर मेथड में अगर आप क्वेश्चंस पुटअप करते हैं
तो ये अटेंशन सीकिंग में मदद करता है, ठीक है, स्टूडेंट्स की। इसके अलावा इसका एक बड़ा जो फ़ायदा है, या कह लीजिए जिससे आपका क्वेश्चन भी बनता है कि लेक्चर मेथड का एक बड़ा फ़ायदा क्या है, और ऑप्शन में कुछ दे दिए जाते हैं। तो इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो ये शॉर्ट रिसोर्सेज या फिर शॉर्ट टाइम पीरियड में बड़े ऑडियंस को, या ऑडियंस नहीं कह सकते, बड़े स्टूडेंट का जो होगा ग्रुप, उसको आप टीच कर सकते हैं लेक्चर मेथड के माध्यम से। तो इसमें से एक तो रिसोर्सेज कम लगते हैं और शॉर्ट टाइम में बड़े स्टूडेंट ग्रुप को आप टीच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी नेगेटिव की बात करें तो क्या हो सकता है, नेगेटिव की बात करें तो ये बोरिंग हो सकता है समटाइम्स लेक्चर मेथड, ठीक है। इसके अलावा ये अगेंस्ट होता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने के अगेंस्ट है। इसमें सिर्फ लेक्चर दिया जाता है, सीखना नहीं होता है बाय डूइंग, ठीक है। इसके अलावा ये ऑलमोस्ट टीचर सेंटर्ड है, जो अभी मैंने बताया। इसके अलावा इसमें जो लिसनर्स है या लर्नर्स हैं, ठीक है, वो पैसिव रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, कोई प्रतिभाग नहीं होता है उनका डायरेक्टली। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, इंडिविजुअल लर्नर्स का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता है। जो व्यक्तिगत यहाँ पर सीखने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ध्यान यहाँ पर नहीं रखा जाता है, ये चीज़ है। इसके अलावा एक होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। देखिए ये जितने भी मेथड हैं ये किसी ने डिस्कवर नहीं किए, ठीक है, तो डिस्कवर किए गए मेथड यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्रदर्शन विधि की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिंपल है, डेमोन्स्ट्रेशन से आप समझ गए होंगे, डेमोन्स्ट्रेट करके किसी चीज़ को सिखाना, ठीक है, खास तौर से एक्सपेरिमेंट्स। अब इसमें दोनों चीज़ें आ सकती हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में पहले आपको कुछ थ्योरीज बताई जाएंगी और उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल साइंस की बात करें तो साइंस में आपको पहले थ्योरी बताई जाएगी और उसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा, तो ये होगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसके फ़ायदे क्या हैं, तो एक तो यह है कि इससे जो फोकस है, एक तो लिसनिंग का और देखने का, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है तो उसमें स्टूडेंट्स को ये बांध के रखते हैं, एक तो ये फ़ायदा है। इसके अलावा स्टूडेंट इसको देख कर सीख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन को, कि एक्चुअल में जो थ्योरी बताया गया है वो एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, ठीक है, तो स्वयं देख कर इससे सीख लेते हैं। या फिर एक अगला जो इसका बेनिफिट है वो हम कह सकते हैं कि इसमें जो आपको नॉलेज मिलता है वो एकदम स्थायी होता है, परमानेंट होता है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो देखिए आज के लिए इतना ही था, और इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने लिस्ट आउट कर दिए थे, स्टार्टिंग में ही आपने देख लिया है, ठीक है। तो इनको याद रखना बस, इम्पॉर्टेंट ये है। बाकी कुछ मेथड्स हैं जैसे प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड और माइक्रो टीचिंग। इसके अलावा इंडक्टिव और डिडक्टिव, इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना, वैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी लाई जाए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।